जय हिंद। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस को शुरू किया था। क्लास 11 का पहला लेक्चर है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अच्छे से जाना था, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला था, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करके भी एक फोर्स होता है जो कि फंडामेंटल फोर्स है। उसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे, मतलब आज जानेंगे इसको, ठीक है। तो उसको अगर आपने उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, तो उसको जल्दी से खत्म कर लीजिए 2x स्पीड में देख के, ताकि ये चैप्टर जितना जल्दी खत्म हो सके उतना अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इस लेक्चर को भी आप लोग 1.5x में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। और आज जो हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों मतलब आपके सिलेबस में बहुत ही कम अमाउंट में दिया हुआ है, ठीक है। क्लास 12 में एक चैप्टर है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स करके, जहाँ पे आप लोग न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको ये सब थोड़ा बहुत मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को शुरू करते हैं। देखिए अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो मतलब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी न्यूक्लियस क्या है? एटॉम होता है, पता है ना, एटॉम होता है। उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमता है। उसका एटॉम का सेंटर क्या है? न्यूक्लियस है ना। एटॉम का सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। तो मतलब ये मान लीजिए एटॉम हो गया आपका, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके घूमेंगे। कुछ एक ऑर्बिट में घूमता है, जिसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। ऑर्बिट के ऊपर काफी सारी थ्योरीज वगैरह है, जिसको आप लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हो। अभी के लिए बस जानिए कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो जिसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस किस चीज से बना होता है? प्रोटॉन्स और न्यूक्लियन से, सॉरी न्यूट्रॉन से, ठीक है। पूरे एटॉम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली घूम सकते हैं अपने ऑर्बिट में। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस किस चीज से बनता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अभी न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, राइट। लेकिन प्रोटॉन का तो चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियस को जब भी लिखेंगे, इसको प्लस साइन अगर दे दिया तो मतलब ये समझाएगा आपका ये न्यूक्लियस है। सही है, समझ में आ गया, राइट। अभी देखिए, मान लीजिए एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हो सकते हैं? जितने चाहे उतने हो सकते हैं। मतलब प्रोटॉन नंबर मतलब क्या है? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब क्या है? जितना मतलब हम लोग को एलिमेंट आज तक जितना मिला है, मुझे याद नहीं कितना एलिमेंट मिल चुका है, शायद 118 या फिर 113 के आसपास, पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। मान लीजिए मतलब, तो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 है, उसके अंदर कितना सारा एटॉम मतलब प्रोटॉन्स होगा? उसके उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 100 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसका प्रोटॉन नंबर 2 है। मतलब उसका उस एलिमेंट का नाम क्या होगा? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। उसका प्रोटॉन नंबर कितना होगा? 2, राइट। तो प्रोटॉन को हम लोग कैसे समझाते हैं? प्लस प्लस, मतलब ये प्लस साइन क्या समझा रहा है? प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 2, ठीक है। अभी देखिए, प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब क्या सेम चार्जेस है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेस को साथ में लाओगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो मतलब ये दोनों क्या है? लाइक चार्जेस है या अनलाइक चार्जेस है? ऑब्वियसली लाइक चार्जेस है, प्लस प्लस है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो दोनों एक साथ कैसे है? एक न्यूक्लियस के अंदर इतने छोटे से स्पेस में, जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, उसके अंदर कैसे है? उसके अंदर कैसे फिट किया गया है वो दोनों प्रोटॉन या फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज? उसको समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मतलब कोई तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, नेचर के द्वारा कुछ ना कुछ तो दिया हुआ होगा कि जो उस न्यूक्लियस को या फिर जो इस प्रोटॉन को, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ पकड़ा हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ है, कि मतलब अगर वो फोर्स नहीं होगा तो सोचिए, मतलब अगर प्रोटॉन दोनों एकदम फ्री हो गया, मतलब उसके ऊपर से वो फोर्स हट गया, तो हर एक चीज टूटने लगेगा। ना हम बचेंगे, ना ये पूरा यूनिवर्स बचेगा, क्योंकि हर एक चीज किस चीज से बना हुआ है? एटॉम से बना हुआ है। और एटॉम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, राइट। अगर प्रोटॉन एक दूसरे से चिपका ना रहे, वो जो मतलब लाइक चार्जेस है एक दूसरे से चिपका ना रहे, तो क्या न्यूक्लियस बचेगा? न्यूक्लियस नहीं बचेगा तो क्या एटॉम बचेगा? एटॉम नहीं बचेगा तो क्या मॉलिक्यूल्स बचेगा? मॉलिक्यूल्स नहीं बचा तो क्या पूरा यूनिवर्स बचेगा? नहीं बचेगा, राइट। समझ में आ गया? तो कुछ ना कुछ तो है जो वो प्रोटॉन को जकड़ा हुआ है, जो जो फोर्स उस प्रोटॉन को जकड़ा हुआ है, उस फोर्स का नाम क्या है? मतलब जो एक फोर्स लग रहा है जो इस प्रोटॉन को या फिर लाइक चार्जेस को जकड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वही न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? स्ट्रॉन्ग क्यों नाम दिया है या फिर उसका वीक क्यों है उसको समझेंगे, बट स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखिए,
दो लाइक चार्जेस है, मतलब दो लाइक चार्जेस को पकड़ने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, आप सोचिए कितना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। मतलब इसको अगर आपने फ्री छोड़ दिया कि इसने स्ट्रेंथ छोड़ दिया, तो ये दोनों प्रोटॉन है जो लाइक चार्ज से इतना ज्यादा मतलब क्लोजली पैक्ड है कि जब उसको आपने खुला छोड़ दिया तो मतलब दोनों मतलब दे विल रीप अपार्ट एट द ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दोनों इतना जल्दी भागेगा एक दूसरे के, इतना जोर से भागेगा एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट साइड में कि कुछ ही सेकेंड में या फिर कुछ ही मिनट्स में मतलब वो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उसको पकड़े रखने के लिए हम लोग को कैसा न्यूक्लियर फोर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया ये बात, ठीक है। यही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो फोर्स जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखता है, ठीक है। हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक है। उसको मैं भी कवर करने वाला हूँ कुछ ही टाइम बाद, मतलब अगले साल के आसपास, ठीक है। जब आप लोग क्लास 12 में पहुंच जाओगे तभी हम लोग कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स का उसका रेंज पढ़ा था, उसका स्ट्रेंथ पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जब हम लोगों ने पढ़ा था उसका रेंज पढ़ा था, स्ट्रेंथ पढ़ा था। इसका भी रेंज होगा, कुछ स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ क्या है, नाम से पता चल रहा है ये स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ है STRENGTH, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। और उसका रेंज कितना होगा, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज कितना था, इन्फिनिटी की। मतलब यहाँ पे अगर एक मास है और एक मतलब स्पेस के दूसरे एंड पे एक मास है, उन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, राइट। उन दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगता है तो लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फिनिटी लेने का फायदा क्या हुआ, जबकि आपको मतलब फोर्स किस रेंज में चाहिए, आपको इस न्यूक्लियस के आसपास चाहिए, राइट। तो इन्फिनिटी लेके हम लोगों को फायदा नहीं है। मतलब ये छोटे से जगह के लिए आप इन्फिनिटी फोर्स क्यों पकड़ोगे, छोटा फोर्स पकड़ोगे ना। तो इस छोटे फोर्स का मतलब मेजरमेंट कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। अभी देखिए 1 मीटर कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना, राइट। ये हाथ जितना है 1 मीटर, राइट, इतना होगा। तो मतलब 10⁻⁻15 मीटर, सोचिए आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतना छोटा नंबर है। और 10⁻⁻15 ही क्यों, 10⁻16 भी ले सकते, 18 भी ले सकते, 20 भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। 10⁻15 इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस का जितना रेडियस होगा या फिर न्यूक्लियस का जितना डायमीटर होगा, जितना सर्कमफ्रेंस होगा, एरिया कह लीजिए, उसी के ऊपर तो वो फोर्स लगेगा, राइट। तो 10⁻⁻15 मीटर उसका रेंज लग गया। समझ में आ गया। और ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, आप खुद बोलिए, सोचिए अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव तो इसके अंदर का फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, राइट। तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो उसको अगर रिपल्सिव फोर्स को अपोज करना है तो हम लोग को क्या फोर्स देना पड़ेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। तो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। समझ में आ गया। अट्रैक्टिव फोर्स का स्पेलिंग क्या था, ATTRACTIVE, शायद अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसको खत्म कर दीजिए, खत्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अभी हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझेंगे, लेकिन इसको आपको समझने का जरूरत ही नहीं है, बस एक इक्वेशन में ही आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। तो मतलब एकदम ब्रीफली हम लोग समझ के खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, आप लोग कभी मतलब सुना है क्या आप लोगों ने, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, कुछ सुना है लाइफ में? नहीं सुना है तो ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स किस में लगता है, बस बीटा डीके में लगता है, ठीक है। डीके अल्फा डीके बीटा डीके क्या होता है, ये भी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब बीटा डीके में वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है, ठीक है। बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, किसी भी एक न्यूट्रॉन टूट के एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है, और उसके साथ क्या फॉर्म होता है, एक न्यूट्रिनो, ठीक है। न्यूट्रिनो, इसका नाम क्या है, न्यूट्रिनो। आप लोगों ने सुना होगा न्यूट्रिनो, बट आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। एक न्यूट्रॉन टूट के क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। और ये न्यूट्रिनो क्या होता है, एक मासलेस पार्टिकल होता है, उसका कुछ मास नहीं होता है, और वो चार्जलेस भी होता है, मतलब यूजलेस नहीं होता है ऑब्वियसली, बट हाँ वो मासलेस है, चार्जलेस है, बट यूजलेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें एनर्जी होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। वो मासलेस है, चार्जलेस है, बट एनर्जी होता है उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में एक फोर्स होता है, ठीक है। जब भी न्यूट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो क्या हो गया, छोटा छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया, राइट। न्यूट्रॉन टूट के इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ,
न्यूट्रॉन टूट के मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बन गया, तो मतलब दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एक फोर्स होगा। इसी फोर्स का नाम क्या है, एक फोर्स होगा, राइट। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टूट के न्यूट्रॉन टूट के एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है। उस फोर्स का नाम क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये वीक किस लिए है, क्योंकि ये इतना सा स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू मतलब वीक, जब हम लोग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में छोटा सा एक फोर्स होता है, जो कि मतलब जिसका रेंज आप याद रखिए, जिसका रेंज कितना होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 ही होता है, 10⁻⁻15 या फिर 10⁻16 के आसपास होगा, -16 मीटर के आसपास, ठीक है, इसका रेंज होता है। और स्ट्रेंथ कितना, और स्ट्रेंथ कैसा होता है, स्ट्रेंथ होता है वीक, ठीक है, स्ट्रेंथ होता है वीक, बट नॉट द वीकेस्ट। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, बट जैसे ही हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें, इट इज वीक फोर्स बट नॉट एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हम लोग हर एक चीज को कंपेयर करेंगे, हर एक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद सबसे ज्यादा मतलब लूज फोर्स होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अभी ये स्ट्रेंथ को अगर आप और डीपली समझना चाहते हो तो आपको क्वांटम लेवल पे या फिर न्यूक्लियर लेवल पे जाना पड़ेगा, जितना डेप्थ में अभी हम लोग नहीं जा रहे, बट जैसे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस याद रखिए इसको, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। और याद भी नहीं रखना है, मैंने बोल दिया, समझ गए, हो गया, खत्म, ठीक है। तो इसी के साथ ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ और मतलब उसका जो रेंज है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो मतलब ये चैप्टर पूरी खत्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए 2x स्पीड में, 3x स्पीड में, जितना स्पीड में देखना है देख लीजिए। उसके बाद एग्जाम में जाके जो 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कीजिए, फ्री का आपको 1-2 मार्क्स मिल गया, खत्म ये चैप्टर, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा होता है, ठीक है। चलिए अभी इस चार्ट को पहले आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। पिछले स्लाइड में मैंने क्या बोला, जब मैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ा रहा था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, नाम में है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। फिर उसके बाद कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर कौन सा फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर कौन सा होता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट, सबसे ज्यादा दुर्बल कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अभी हर एक फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल है समझना, ठीक है। रेंज के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो याद रखिए न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, न्यूक्लियस रेडियस कितना है 10⁻⁻15, इसलिए रेंज कितना हो गया। जब भी हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे तो रेंज इसी के आसपास होगा 10⁻⁻15, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर, सेंटीमीटर वगैरह मत लिख दीजिए, ठीक है, चेंज हो जाएगा उस टाइम पे, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जब भी हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर के आसपास ही होगा, ठीक है। देखिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो उसमें भी 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻18 तक भी जाता है कभी कभी, ठीक है, कई बार। समझ में आ गया, इसी के बीच में होता है, इसी के रेंज में, ठीक है। हम लोग इस रेंज को देख नहीं सकते तो एक अप्रोक्सीमेशन होता है ये सब, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग हमेशा ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेशन। इसको हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट में अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे क्या सिंबल यूज करना है। ये तो बस मतलब ट्रेलर टाइप का, ट्रेलर भी नहीं है ये फिजिक्स का, ठीक है। अगले लेक्चर में एक्चुअल में मतलब ट्रेलर होगा, मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट ट्रेलर होगा, उसके बाद से एकदम पिक्चर चालू होगा काइनेमेटिक्स से, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब बैंड बजने वाला है मतलब, लेकिन हाँ टेंशन मत लीजिए, बहुत ही इजी होता है फिजिक्स। आपको बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत फॉलो करना होता है कि मतलब टीचर या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मतलब वो क्या पढ़ा रहा है, उसका नोट्स क्या क्या है, उसको थोड़ा मतलब डेली फॉलो करते जाइए। फिजिक्स बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री के मुकाबले तो बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री फालतू सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिजिक्स मतलब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसका रेंज कितना होगा, इन्फिनिटी ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोला है कि मतलब 2 चार्ज रख दिए कितना भी दूर, उसके बीच में मतलब एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मतलब रेंज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इन दोनों फोर्स के बीच में, ठीक है। अभी हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको मैंने 1 से डिनोट किया, मतलब रैंक दिया है उसको 1, ठीक है। अभी आपके क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और आपका रैंक 10th है, ठीक है। मान लीजिए आपका रैंक 10th हो गया, तो 10th किस वजह से हुआ, क्योंकि कोई फर्स्ट आया है उस क्लास में, ठीक है। उसके मुकाबले आपका स्ट्रेंथ कितना है, 10 है। मान लीजिए वो फर्स्ट को हटा दीजिए, उसको पीट वीट दे के बाहर निकाल दीजिए स्कूल से, ठीक है, तो आपका रैंक क्या हो गया, फर्स्ट रैंक आ जाएगा आपका,
पहले 9 को निकाल लीजिए, आपका रैंक क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, आपका रैंक 10th क्यों है, क्योंकि फर्स्ट से अगर कंपेयर करें तो आपका स्ट्रेंथ कितना हो गया, 10th, ठीक है। और भी अच्छे से समझना है, ठीक है। स्कूल का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, आपका मान लीजिए जो मतलब पैसों के मामले में, ठीक है, सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, चलो इंडिया में अंबानी जी है और वर्ल्ड में है इलॉन मस्क या फिर पता नहीं अभी कौन चल रहा है, ठीक है। तो उसके मुकाबले आपका रिचनेस, आपका जो मतलब मॉनेटरी लेवल है या फिर पैसों का जो मतलब वो है, उसको कंपेयर किया जाता है। उन सबको हटा दीजिए, अंबानी इलॉन मस्क वगैरह को हटा दीजिए, आप ही 25,000 रुपये भी आपके बैंक अकाउंट में है, आप रिच सबसे ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी से कंपेयर करके आपका स्ट्रेंथ को निकाला जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ को आप ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हो, किसी से आपको कंपेयर करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। किसी से हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको 1 से डिनोट किया, मैंने नहीं किया, साइंटिस्ट लोगों ने किया, ठीक है। इसलिए हम लोग ने उसको 1 से डिनोट किया। तो उसके मुकाबले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसका 1/10² मतलब 1/100 टाइम छोटा होता है, ठीक है। 1/100 टाइम छोटा होता है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कम होता है, 1/100 टाइम्स कम होता है। तो मतलब और वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना ज्यादा कम होता है उसके मुकाबले, कितना ज्यादा वीक होता है, 10⁻⁻13 मतलब 1/10⁻13, ठीक है। उतना टाइम्स मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, मतलब स्ट्रेंथ कम होता है उसका। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक फोर्स है तो 10⁻38 हो गया, ठीक है। इसके मुकाबले हम लोग सबको देखते हैं, इसके मुकाबले कितना कम है, 10⁻²। तो इसके मुकाबले कितना कम है, 10⁻13। इसके मुकाबले कितना कम है, 10⁻38। समझ में आ गया। तो इसको हम लोग एज सुपीरियर पकड़ते हैं, ठीक है। समझ में आ गया रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, मतलब किसी से हम लोग कंपेयर करके हर एक चीज को निकालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर को जल्दी से खत्म कर लीजिए, 2x स्पीड में 3x स्पीड में देख के, फिर अगले लेक्चर से हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट शुरू करेंगे, फिजिक्स को अच्छे से शुरू करेंगे, मतलब ट्रेलर शुरू करेंगे, फिजिक्स को यूनिट्स और मेजरमेंट बहुत ही चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को इतना सारा मतलब प्रैक्टिस करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आप जो भी सवाल आ जाए कर लोगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।